देखो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें जनरली इस एग्जाम में जी कुछ जो क्वेश्चन आते हैं जनरल में। अब अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। कि जो अपन जीएसटी पे करते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है बिजनेस की बुक्स में, वो अपन पढ़ रहे हैं। देखिए इधर इधर देखो बोर्ड पे। देखो टैक्स क्या होता है, व्हाट इज टैक्स। ये कंपलसरी पेमेंट होता है जो हर सिटीजन अपनी गवर्नमेंट को करती है अकॉर्डिंग टू सम लॉ। तो डेट अमाउंट इज कॉल्ड टैक्स। टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट है जो हर सिटीजन अपनी गवर्नमेंट को कर दी अकॉर्डिंग टू सम लॉ। तो डेट अमाउंट इज कॉल्ड टैक्स। वो क्या कहलाते हैं, आपका टैक्स कहलाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, दो तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट जिस पर्सन पे लगाती है उसी पर्सन को वो टैक्स क्या करना होता है, पे करना होता है। मैं जॉब करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है, तो वो सैलरी मेरी पर्सनल इनकम है, तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या लगाया, इनकम टैक्स लगाया। तो ये इनकम टैक्स मुझे ही पे करना है, कोई और पे नहीं करेगा। तो एक ऐसा टैक्स जो जिस पर्सन पे लगाया जा रहा है वही पर्सन उसको पे करेगा और कोई पर्सन उसको पे नहीं करेगा। तो ऐसे टैक्स को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ऐसे होते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये वो टैक्सेस हैं जो जिस पर्सन पे लगाए जाते हैं वो उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर देता है, किसी और पे शिफ्ट कर देता है और किसी और से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। तो ऐसे जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले हमारी कंट्री में 64 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जिसमें से कुछ होते थे आपके स्टेट गवर्नमेंट के और कुछ होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, कुछ होते थे स्टेट गवर्नमेंट के और कुछ होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये किस पे लगते हैं, बिजनेस पे लगते हैं। तो हमारी कंट्री में बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था बिकॉज ऑफ दिस टैक्स सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि इतने सारे जो टैक्सेस हैं इनको खत्म करेंगे, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करेंगे और उसकी जगह एक सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्स लेके आएंगे। तो फिर उन्होंने 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस करा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में केवल तीन तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स रह गए हैं। एक है एक्साइज ड्यूटी, एक है वैट और एक है जीएसटी। ये जो एक्साइज ड्यूटी है केवल और केवल उन पे लगता है जिसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है केवल और केवल उनके ऊपर ही गवर्नमेंट क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स लगाती है। वेट किस पे लगता है, वेट भी केवल दो ही चीजों पे लगता है, पेट्रोल डीजल और जो अल्कोहल यूज होती है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो उनके ऊपर वेट लगता है। और बाकी सारी चीजों पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। बाकी सब चीजों पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स पे भी लगेगा और सर्विसेज पे भी लगेगा। तो हमारी कंट्री में आज की डेट पे जीएसटी किसके ऊपर लगता है, ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में आज की डेट में किसी भी तरीके के गुड्स या सर्विसेज की क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है। आज की डेट में ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में किसी भी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, जीएसटी लगाती है। इज इट क्लियर। ये कुछ चीजें जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बाकी सबके ऊपर जीएसटी लगता है। ये कुछ एग्जेप्शंस हैं जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। बाकी सारी, ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में किसी तरीके के कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा तो गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगाएगी। तो किस पे जीएसटी नहीं लगता, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो आप पेमेंट करते हैं वेजेस एंड सैलरी। मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो वहां पे मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे सैलरी मिल रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो जो वेजेस और सैलरी होती हैं वहां पे आपका एम्प्लॉय आपको सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, अगर कोई गवर्नमेंट को आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं या जो अदर कंट्री की एम्बेसीज हैं उनको अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल जो होते हैं आपके घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स आते हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जो एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं जैसे आपके स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल,
या क्लिनिक्स जो होते हैं मेडिकल क्लिनिक्स, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे जीएसटी नहीं लगता है। और जो इंटरेस्ट होता है, बैंक कहीं से आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या आप किसी को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। तो इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ों पे ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा, गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी लगाती है, एक्सेप्ट दीज आइटम्स। समझ में आई बात? अब जीएसटी की जो रेट है वो अभी हमारी कंट्री में अभी क्या है, 0% है। एक तो ये लगती है जो असेंशियल गुड्स, फ्रेश गुड्स या हेल्थ सर्विसेज होती हैं उन पे। 5% जीएसटी जो है वो लगता है पैकेज फूड, एडिबल ऑयल्स, सोप्स, मेडिकल और असेंशियल डेली आइटम्स पे। फिर है 18% और 40%। तो ये जो 0% है मैंने बताया किस पे लगेगा, जो असेंशियल आइटम, फ्रेश फूड या कुछ हेल्थ सर्विसेज है उनके ऊपर 0% लगता है। 5% मैक्सिमम चीज़ों पे 5% लगता है जो डेली यूज में एक आम आदमी के काम आती हैं चीज़ें। जैसे इसमें पैकेट फूड हो गए, एडिबल ऑयल हो गई, सोप, मेडिसिन और असेंशियल डेली आइटम्स। 18% जो जीएसटी वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अप्लाइंसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे लगता है। और एक रेट है 40%, ये सिगरेट, तंबाकू, हाई एंड लग्जरी कार्स, कार्बोनेटेड शुगर, स्वीटेड बेवरेजेस, इनके ऊपर क्या लगता है, 40% जीएसटी लगता है। तो आज की डेट में हमारी कंट्री में जीएसटी की 4 रेट हैं, 0%, 5%, 18% और 40%। समझ में आई बात? अब देखो, जीएसटी के कंसेप्ट को समझना जरा, जीएसटी के कंसेप्ट को समझना। जैसे एक फार्मर है, उसने क्या करा, वीट प्रोड्यूस करा। क्या प्रोड्यूस करा? वीट प्रोड्यूस करा। और इस वीट को प्रोड्यूस करके एक फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? एक फ्लोर मिल वाले को सेल कर दिया, आटे की चक्की वाले को बेच दिया। तो यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है, वीट सप्लाई कर रहा है। फार्मर के लिए वीट क्या हो गया, उसका गुड्स हो गया। फार्मर के लिए वीट क्या है, उसका गुड्स है। तो फार्मर यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है। और अभी क्या समझा है, ऐसा कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में किसी भी तरह की गुड्स की सप्लाई करेगा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाएगी, जीएसटी। तो फार्मर ने यहाँ पे क्या करा, वीट सप्लाई करा किसको, फ्लोर मिल वाले को। कितने का? 10,000 रुपीज का। अब सपोज करो इस पे जीएसटी की रेट है 5%। तो फार्मर क्या करेगा, फ्लोर मिल वाले से 10,000 का 5%, 500 का जीएसटी कलेक्ट करेगा। यानी फार्मर फ्लोर मिल वाले से कितना जीएसटी कलेक्ट करेगा, 10,500 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करेगा। समझ में आई क्या बात? अब इस फ्लोर मिल वाले के लिए इस वीट की कॉस्ट क्या कहलाएगी, फ्लोर मिल वाले के लिए वीट की कॉस्ट क्या होगी, 10,000 रुपीज। इस वीट खरीदते समय इसने जीएसटी पे करा कितने का, 500 का। यानी इसने टोटल कितना अमाउंट पे करा है, 10,500 का। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इस फ्लोर मिल वाले ने इस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोर मिल वाले ने इस वीट को काय में कन्वर्ट करा, फ्लोर में कन्वर्ट करा। और फ्लोर में कन्वर्ट करके एक बेकरी वाले को सेल कर दिया। कितने में सेल करा, 15,000 में सेल करा। तो एक फ्लोर मिल वाले के लिए जो फ्लोर है, आटा है, ये उसका क्या हो गया, गुड्स। यानी वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है बेकरी वाले को। तो कोई भी पर्सन जो गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विसेज की सप्लाई करता है, उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी। तो समझ लो इस फ्लोर मिल वाले पर गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगाया। तो 15,000 का 5% होता है 750। यानी फ्लोर मिल वाला बेकरी वाले को जब फ्लोर सेल करेगा, तो 15,000 तो काय के लेगा, फ्लोर के, प्लस 750 का जीएसटी भी लेगा। मतलब टोटल कितना अमाउंट रिसीव करेगा, 15,750। अब इस बेकरी वाले के लिए फ्लोर की कॉस्ट क्या हो गई, 15,000। बेकरी वाले के लिए फ्लोर की कॉस्ट क्या हो गई, 15,000। प्लस इसने इस पे 750 का जीएसटी पे करा है। मतलब टोटल कितना पे करा, 15,750 का जीएसटी इसने पे करा है। बात समझ में आई क्या? अब फ्लोर मिल वाले ने बेकरी वाले ने इस फ्लोर को क्या करा, ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। आटे की क्या बना दी, ब्रेड बना दी। और ब्रेड बना के फाइनली इसको क्या करा, कस्टमर को, अपने कस्टमर को सेल करा। कितने में सेल करा, 20,000। तो एक बेकरी वाले के लिए जो ब्रेड है, ये उसकी क्या, ब्रेड उसका क्या हो गया, गुड्स। तो बेकरी वाला गुड्स सप्लाई कर रहा है। और कोई भी पर्सन जो गुड्स की सप्लाई करता है, उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी। तो वही 5% जीएसटी लगा। तो 20,000 का 5% होता है 1,000। यानी इसने 1,000 का जीएसटी कलेक्ट करा ब्रेड सेल करते समय। तो यानी इसने कितना अमाउंट रिसीव करा कस्टमर से, 21,000।
यानी कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 21,000 हो गई। बताओ यहां तक की बात समझ में आई क्या सारी? समझ में आ गई बात? अब बात आती है, सुनना ध्यान से, बात आती है, अपन दो जनों की बात करते हैं, फ्लोर मिल और बेकरी, दो जनों की बात करते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेंगे, ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करेंगे। तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल क्या कहता है जीएसटी एक्ट का, जीएसटी एक्ट का रूल हमारा ये कहता है कि जितना जीएसटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उतना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। जो भी जीएसटी आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करा उतना जीएसटी आपको किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आई बात? तो मैं पहले बात करता हूँ फ्लोर मिल वाले की। तो फ्लोर मिल वाले ने कितना जीएसटी कलेक्ट करा है, 750। फ्लोर मिल वाले ने जब ये आटा बेकरी वाले को बेचा था तो उस समय बेकरी से कितना, बेकरी वाले से कितना जीएसटी कलेक्ट करा था, 750 का जीएसटी कलेक्ट करा था। तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, जो जीएसटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हैं उतना जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो फ्लोर मिल वाले ने 750 का जीएसटी कलेक्ट करा, मतलब इसको 750 का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। जब ये पे करने गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसको बोला, बोले एक मिनट रुको, बोले क्या हुआ, बोले हम आपको एक एडवांटेज देते हैं, हम आपको एक बेनिफिट देते हैं। बोले काय का बेनिफिट दोगे, क्या एडवांटेज दोगे? बोले आपने कोई जीएसटी पे करा है क्या? जीएसटी डिपार्टमेंट फ्लोर मिल वाले से पूछ रहा है, क्या आपने कोई जीएसटी पे करा है? बोले हाँ, जब मैंने फार्मर से वीट परचेस करा था तो 500 का जीएसटी मैंने पे करा था। तो बोले हम आपको इसका एक एडवांटेज देते हैं, हम आपको इसका एक बेनिफिट देते हैं। बोले आपको 750 का जीएसटी पे नहीं करना है, जो जीएसटी आपने पे कर दिया वो आप माइनस कर दो, यानी जो रिमेनिंग 250 रुपीज का अमाउंट बचा है यही जीएसटी आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। समझ में आई क्या बात? समझ में आई बात? ऐसी में बेकरी वाले की बात करूं तो बेकरी वाले ने 1,000 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करा था ब्रेड सेल करते समय। तो रूल क्या कहता है, जो जीएसटी आप अपने कस्टमर से लेंगे, कलेक्ट करोगे, वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे भी उसको बोला, बोले रुको, बोले 1,000 का जीएसटी नहीं देना। बोले आपने कोई जीएसटी पे करा था? बोले बिल्कुल पे करा था, जब मैंने फ्लोर मिल वाले से फ्लोर परचेस करा था, आटा खरीदा था, तब 750 का जीएसटी मैंने पे करा था। तो बोले हम आपको उसका क्या करते, बेनिफिट देंगे, हम आपको उसका क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। यानी अब आपको कितना जीएसटी पे करना है, 250 रुपीज का ही जीएसटी आगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? कि जो जीएसटी आप पे करते हो उसका आपको फ्यूचर में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। सुनो एक बार, जो जीएसटी आप पे कर देते हो, जो जीएसटी कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल करते समय जो जीएसटी आप पे करते हो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे फ्लोर मिल वाले ने ये जीएसटी पे करा तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनपुट जीएसटी। बेकरी वाले ने ये जीएसटी पे करा तो ये क्या कहलाएगा, इसका इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और सेल करते समय या सर्विसेज देते समय जो जीएसटी आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से लेते हो, जो जीएसटी आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से लेते हो, जो जीएसटी आप अपने कस्टमर या क्लाइंट से कलेक्ट करते हो, उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो ये जो जीएसटी इसने कलेक्ट किया इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। ये क्या कहलाएगा, आउटपुट जीएसटी। तो आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए, जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी में से आपको बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज मिलता है। किसका एडवांटेज मिलता है? जो इनपुट जीएसटी आपने पे करा। टेक्निकल लैंग्वेज में जो मैं एडवांटेज या बेनिफिट बोल रहा हूं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। यानी जो आउटपुट जीएसटी आपने कलेक्ट करा है उसमें से आपको क्रेडिट मिलता है। किसका क्रेडिट मिलता है? इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। यानी हम इस फ्लोर मिल वाले ने 750 का जीएसटी तो कलेक्ट करा था और 500 का जीएसटी इसने पे करा था। तो ये जो 750 का जीएसटी इसने कलेक्ट करा इट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। इसमें से इसको क्रेडिट मिलेगी किसकी? जो जीएसटी इसने पे करा है। तो जो जीएसटी इसने पे करा है इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। तो जो जीएसटी कलेक्ट करा है आउटपुट जीएसटी, उसमें से क्रेडिट मिलेगी इनपुट जीएसटी की, यानी जो डिफरेंस है 750 इतना ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना होगा। समझ में आई क्या बात? ऐसी बेकरी वाले ने 1,000 का जीएसटी कलेक्ट करा
तो बेकरी का आउटपुट जीएसटी कितना हो गया 1000। इसमें से इसको क्रेडिट मिलेगी, कितनी क्रेडिट मिलेगी? जो जीएसटी इसने पे कर दिया। कितना जीएसटी पे कर दिया? 750 का जीएसटी पे कर दिया। तो इसको आउटपुट जीएसटी में से इस इनपुट जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी 750 की, यानी इसको फर्दर 250 का ही जीएसटी पे करना होगा। बताओ समझ में आई क्या बात? समझ में आई? मैंने, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट प्राइस इज 21,000। देखना, सुनना ध्यान से, इधर सुनना। मैंने क्या बोला था? फ्लोर मिल वाले ने फार्मर से वीट परचेस करा, तो वीट की कॉस्ट क्या बोली मैंने? 10,000। तो मैंने वीट की कॉस्ट 10,000 ही क्यों बोली? 10,500 क्यों नहीं बोली? मैंने क्या बोला कि फ्लोर मिल वाले ने फार्मर से जो वीट परचेस करा है, तो वीट परचेस करते समय इसने कितना पे करा था? वीट परचेस करते समय पे तो ये करा था ना 10,500। बट मैंने बोला वीट की कॉस्ट इसके लिए 10,000 रुपए ही है। मैंने 10,500 को कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं बोला? क्यों? क्योंकि ये जो 500 का जीएसटी ये पे कर रहा है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, फ्यूचर में आपको इसका क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है, एडवांटेज मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाली है। तो इसलिए जो जीएसटी आपने पे करा है, ये आपका कॉस्ट नहीं है, ये आपका क्या है? एक असेट है। क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका क्या मिलने वाला है? बेनिफिट मिलने वाला है, क्रेडिट मिलने वाला है। किसमें से? आउटपुट जीएसटी में से। समझ में आई क्या बात? और ये जो आउटपुट जीएसटी ये क्या है? ये कस्टमर से तो ले ली और गवर्नमेंट को देनी है। तो जो हमें किसी को कोई अमाउंट अगर पे करना होता है तो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये आउटपुट जीएसटी आपकी क्या है? ये आपकी लाइबिलिटी है। ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। बताओ बात समझ में आई क्या? ऐसी मैंने आप, बेकरी वाले ने फ्लोर मिल से क्या खरीदा था? फ्लोर खरीदा था। तो कितना पे करा था? 15,750। बट मैंने क्या बोला था कि बेकरी वाले के लिए इस फ्लोर की कॉस्ट क्या है? 15,000 है, ना कि 15,750। क्यों? क्योंकि जो 750 का जीएसटी आप पे कर रहे हो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये इसका क्या है? असेट है। ये इसका क्या है? असेट है। ये इसका क्या है? असेट है। तो डेट्स वाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और कस्टमर के लिए, पूरा 21,000। कस्टमर ने 20,000 तो ये, और 1,000 का कस्टमर ने भी तो जीएसटी पे करा है। तो कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट 21,000 की हो गई। सुनना एक और चीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट। ये जो जीएसटी आप पे कर रहे हो ना, इनपुट जीएसटी आप पे कर रहे हो, ये जो इनपुट जीएसटी आप पे कर रहे हो, इसका क्रेडिट, आपको तभी मिलता है जब इन गुड्स को आप सेल करते हो। क्या करते हो? सेल करते हो, तभी आपको इनका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। अगर सेल करने के सिवा इन गुड्स को अगर आपने और कहीं पे भी यूज कर लिया, तो फिर आपको इसका इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन ये फिर आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। किसका पार्ट बन जाएगा? कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। समझ में आई क्या बात? तो कस्टमर ने जो ब्रेड खरीदी, इसको ये किसी को बेचेगा नहीं, ये फाइनली कंज्यूम कर लेगा। तो बेच नहीं रहा, तो मतलब ये जो जीएसटी पे कर रहा है, ये उसकी कॉस्ट का पार्ट हो गया। डेट्स वाई कस्टमर के लिए ब्रेड की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 21,000 रुपीज हो गई। बताओ समझ में आया क्या? पक्का? पक्का क्लियर है? अब है आपका टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। अभी मैंने आपको क्या बताया? जीएसटी आने से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले, हमारी कंट्री में 64 टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। जिसमें से कुछ होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और कुछ होते थे स्टेट गवर्नमेंट के। ये जो जीएसटी, इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये जीएसटी इंट्रोड्यूस करने जा रही थी, तो सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर रही थी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि बोले सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आप खत्म कर दोगे, हमारे टैक्सेस, हमारे भी इनडायरेक्ट टैक्स आप खत्म करने जा रहे हो, तो हमारे यहाँ पे, हमारे पास रेवेन्यू कैसे आएगा? और हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो हम अपने स्टेट का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आपके घर के बाहर की जो रोड है, इसको बनाने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, और जो हाईवेज होते हैं उनको बनाने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि बोले ये सारी जो, अगर आप हमारे सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दोगे, तो हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? फिर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? जो टैक्स आप पे करते हो।
और उसी पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट्स करवाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हमारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दोगे, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हम कैसे करेंगे अपने स्टेट का डेवलपमेंट। तो उसका भी एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया जीएसटी एक्ट में? उसका रास्ता कि आप क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो या कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो। तो गुड्स को परचेज करते हैं ये समय, एक्सपेंस को पे करते समय जो जीएसटी आप पे करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी। क्या कहलाता है, इनपुट जीएसटी। अब सुनिएगा ध्यान से। 1 जुलाई 2017 को जब ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो उसके लिए एक्ट बनाया, जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी एक्ट में लिखा था कि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, कंपनीज हैं, फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस का जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सारे बिजनेस हाउसेज ने जीएसटी एक्ट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराते समय उन्होंने अपनी बिजनेस की पूरी डिटेल फिल करी, अपना एड्रेस फिल करा, रजिस्टर्ड जो भी बिजनेस का ऑफिस है उसका एड्रेस फिल करा, स्टेट फिल करी, सिटी फिल करी। फिर उनको एक जीएसटी नंबर अलॉट करा। जैसे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही हर बिजनेस हाउस को, बिजनेसमैन को एक जीएसटी नंबर अलॉट करा। और ये कंपलसरी होता है, जिसके पास भी जीएसटी नंबर है ना, उसको शॉप के बाहर डिस्प्ले करना उसके लिए मैंडेटरी होता है। कभी शॉप पे जाओ ना तो जी देखते होगे बाहर डिस्प्ले हो रखा होता है उसका जीएसटी नंबर, क्योंकि ये एक्ट में इसको डिस्प्ले करना मैंडेटरी कर रखा है, डेट्स वाई। ठीक है ना। तो बात आ रही थी कि ये जो जीएसटी, मतलब आपने क्या करा, जीएसटी एक्ट में जाके अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करते समय इसने अपना सिटी और अपना स्टेट लिखा। अपन कहाँ रहते हैं, जयपुर। हमारा स्टेट क्या है, राजस्थान। हमारा बिजनेस भी जयपुर में है। तो जब जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया बिजनेस का, तो सिटी क्या भरी, जयपुर, स्टेट क्या भरा, राजस्थान। अब सुनना, अब अगर जिस जिस स्टेट में हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है, विद इन अ स्टेट अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, हमारा बिजनेस राजस्थान में है, हम जोधपुर, बीकानेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, ठीक है ना, भीलवाड़ा, यहां से अगर कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इन गुड्स को परचेज करते समय जो जीएसटी आपने पे करा है, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर आपने गुड्स परचेज करे, एक्सपेंस पे करा है सेम स्टेट से, इसके लिए वर्ड यूज होता है इंटर स्टेट परचेज। ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ये आ सकता है कि विद इन अ स्टेट जब गुड्स खरीदते हैं तो डेट इज कॉल्ड इंटर स्टेट परचेज। आंसर इज ट्रू। उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट परचेज। मतलब कि जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उसी स्टेट से आप क्या कर रहे हो, गुड्स को परचेज कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट परचेज। तो इस केस में इन गुड्स को परचेज करते समय जो इनपुट जीएसटी आपने पे करा है, इट विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आधा जाएगा किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और आधा जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो आधा आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो इनपुट जीएसटी, इट इज कॉल्ड इनपुट एस जीएसटी। इट इज कॉल्ड इनपुट एस जीएसटी। फुल फॉर्म ऑफ एस जीएसटी इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इट इज कॉल्ड इनपुट सी जीएसटी। इनपुट सी जीएसटी, इट इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ बात समझ में आई क्या? और अगर आपने गुड्स परचेज करे आउट ऑफ स्टेट जाके, हमारा बिजनेस कहाँ है, राजस्थान में, हम गुड्स परचेज करें यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आउट ऑफ स्टेट जाके अगर गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो, तो इस समय आप जो जीएसटी पे करोगे, तो इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। तो ये सारा का सारा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर आपने गुड्स परचेज करें आउट ऑफ स्टेट जाके, आउट ऑफ स्टेट जाके अगर आपने गुड्स परचेज करें, देन इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट परचेज। इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट परचेज। तो इस केस में जो भी जीएसटी आपने पे करा है, पूरा का पूरा जीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इट इज कॉल्ड इनपुट आईजीएसटी। फुल फॉर्म ऑफ आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ बात समझ में आई क्या? सेम चीज सेल करते समय, हमारा बिजनेस कहाँ है? राजस्थान में है, आवर स्टेट इज राजस्थान। हम गुड्स सेल कर रहे हैं विद इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर विद इन स्टेट गुड्स सेल कर रहे हैं, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, अलवर, विद इन स्टेट अगर गुड्स सेल कर रहे हैं, तो सेल करते समय कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी, तो ये जो आउटपुट जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है विद इन स्टेट सेल करते समय, then this output GST is also divided equally into two parts. Half goes to central government and half goes to state government. Half goes to central government and half goes to state government. तो अगर आप विद इन अ स्टेट अगर सेल कर रहे हैं, then this sale is called intra-state sale. This sale is called intra-state sale. इस केस में जो जीएसटी आपने अपने कस्टमर से या क्लाइंट से कलेक्ट करा है, डेट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, एंड इट विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हाफ गोज टू स्टेट गवर्नमेंट, हाफ गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो जीएसटी आप देंगे, डेट इज कॉल्ड आउटपुट एसएजीएसटी, फुल फॉर्म इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एंड हाफ गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड आउटपुट सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और अगर आपने गुड्स सेल करते समय, गुड्स सेल करते समय, गुड्स सेल करी, कहाँ सेल करी? हमारा बिजनेस कहाँ है? राजस्थान में. रजिस्टर, हमारा बिजनेस कहाँ रजिस्टर है? जीएसटी एक्ट में राजस्थान में. हम राजस्थान के बाहर जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने गुड्स सेल कर रहे हैं. यूपी, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पे जाके अगर आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, तो उस केस में सेल करते समय जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है, डेट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी. देन इन दिस केस होल जीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. होल जीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर सेल या इनकम कर रहे हैं आउटसाइड द स्टेट और इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, देन फुल जीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी. फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. समझ में आ गया कि कब कौन सा जीएसटी लगेगा? पक्का? अब बात आती है इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी. तो सबसे पहला एंट्री फॉर गुड्स परचेज एंड एक्सपेंसेस पेड. गुड्स को परचेज करते समय, कोई एक्सपेंस पे करते समय अपन जीएसटी भी पे कर रहे हैं. तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, इसमें कोई डाउट? अब अगर आपने गुड्स परचेज करें या एक्सपेंस पे करा है विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट, तो जो जीएसटी पे करा है इट विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आधा क्या कहलाएगा? इनपुट सी जीएसटी, और आधा क्या कहलाएगा? इनपुट एस जीएसटी. और अगर ये गुड्स आपने खरीदे आउट ऑफ स्टेट जाकर, तो कौन सा जीएसटी पे करोगे? इनपुट आईजीएसटी. पेमेंट अगर चेक से करा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. पेमेंट अगर कैश में करा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. और अगर अभी पेमेंट नहीं करा, मतलब गुड्स क्रेडिट में परचेज करें, तो क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा. कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? क्रेडिटर अकाउंट. ये समझ में आया परचेज या एक्सपेंस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. दैट्स वाई परचेज या एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करा. ये इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट करा? क्योंकि ये जो जीएसटी आप अब ये जो जीएसटी आपने पे करा है, फ्यूचर में आपको इसको इसका क्या मिलने वाला है? आपको एडवांटेज, बेनिफिट, क्रेडिट मिलने वाला है. तो डेट्स वाई ये जो इनपुट जीएसटी है, इट इज योर असेट. और बिजनेस में जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? डेबिट. डेट्स वाई ये इनपुट जीएसटी आपने करा डेबिट. और पेमेंट चेक से करा तो बैंक बैलेंस कम होगा. बैंक बैलेंस असेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, करते हैं क्या? क्रेडिट. बताओ समझ में आया क्या? ऐसे गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं या कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है, तो सेल करेंगे तो सेल्स, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. और सेल करते और अगर कोई इनकम आपको रिसीव हो रही है तो जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा. अगर आपने गुड्स सेल करें आउट विद इन अ स्टेट सेल करें, तो सेल करते समय कस्टमर से जीएसटी लिया होगा. सेल करते समय कस्टमर से जीएसटी लिया होगा. देन दिस जीएसटी विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आधा क्या कहलाएगा? आउटपुट सी जीएसटी, और आधा क्या कहलाएगा? आउटपुट एस जीएसटी. और गुड्स अगर आपने सेल करें आउट ऑफ स्टेट जाकर,
तो जो कस्टमर से जीएसटी आपने लिया इट इज कॉल्ड आउटपुट आईजीएसटी। क्या कहलाएगा? आउटपुट आईजीएसटी। अब पेमेंट अगर चेक से मिला है, चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। पेमेंट अगर कैश में मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट से ले तो डेटर अकाउंट डेबिट। ये समझ में आया आउटपुट जीएसटी को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये जो आउटपुट जीएसटी है ये आपने कस्टमर से तो ले लिया, कस्टमर से लेके अब आपके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो जो अमाउंट आपको फ्यूचर में पे करना होता है एट प्रेजेंट वो आपकी क्या कहलाती है? लाइबिलिटी कहलाती है। तो ये जो आउटपुट जीएसटी है इट इज योर लाइबिलिटी, दैट्स वाई हमने इसको क्या करा है? क्रेडिट किया है। बताओ बात समझ में आई क्या? अब सुनिए, ये जो जीएसटी आपने पे करा है, ये जो इनपुट जीएसटी आपने पे करा है, इसका क्रेडिट मिलेगा आपको। कब मिलेगा क्रेडिट? जब आप गुड्स को सेल करेंगे तभी क्रेडिट मिलेगा। और अगर आपने गुड्स का कुछ और काम में ले लिया या और किसी भी तरीके से आपके बिजनेस में गुड्स कम हो गए, तो वो जो गुड्स कम हो रहे हैं अदर देन द सेल, तो उन गुड्स पे अगर आपने जीएसटी पे करा है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। समझ में आई क्या बात? क्या बोला मैंने? गुड्स परचेज करते समय जो जीएसटी आपने पे करा इट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। तो फ्यूचर में हमें इसका क्रेडिट मिलने वाला था, बेनिफिट मिलने वाला था, एडवांटेज मिलने वाला था, डेट्स वाई हमारा असेट था, इसलिए आपने इसको डेबिट किया था। बट इसका बेनिफिट या क्रेडिट आपको कभी मिलेगा? जब इन गुड्स को आप सेल करोगे देन ओनली आपको इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। आपके बिजनेस में गुड्स कम हो रहे हैं अदर देन द सेल, सेल नहीं करी और किसी रीजन के कारण अगर बिजनेस में गुड्स कम हो रहे हैं, तो उस केस में जो जीएसटी उन गुड्स पे जो जीएसटी आपने पे करा है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस जीएसटी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल इज परचेज रिटर्न, कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज करे थे वो आपने अपने सप्लायर को वापस लौटा दिए। तो ये जो गुड्स आप लौटा रहे हो इनके ऊपर जो जीएसटी आपने पे करा था अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो परचेज रिटर्न की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो ये जो गुड्स आप वापस लौटा रहे हैं इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, तो इसका जो जीएसटी वो भी रिवर्स होगा। असेट कम हो गया, एज असेट आपको आपने उसको यहाँ पे डेबिट किया था, तो ये जो गुड्स आपने लौटा दिए इसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे करा था इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, तो असेट कम हो गया। असेट की वैल्यू जब कम होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। अगर इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पे करा था वो क्रेडिट होगा, और आईजीएसटी पे करा था तो इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? ऐसी ड्राइंग ऑफ गुड्स, कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसकी अपन ने ड्राइंग कर ली, तो नॉर्मल एंट्री क्या बताई थी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदे थे उसको ओनर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिए, यानी आपके बिजनेस में गुड्स कम हो गए, नॉट बिकॉज ऑफ सेल। यानी ये जो ओनर बिजनेस के गुड्स अपने पर्सनल यूज में ले रहा है इसके ऊपर इसने जो जीएसटी पे करा है, अब इसको इसका बेनिफिट उस इनपुट जीएसटी का इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यानी इनपुट जीएसटी नाम का असेट कम हो गया, तो असेट को कम करने के लिए इसको रिवर्स करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी अगर पे करा है तो वो क्रेडिट होगा, आईजीएसटी पे करा है तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया? ऐसे ही गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, तो क्या एंट्री पास होती है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही होती है। सेम लॉजिक, बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदे थे उसको एज अ चैरिटी बांट दिया, यानी बिजनेस की परचेज कम हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो ये जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स आपने एज ए चैरिटी बांट दी है इनके ऊपर जो जीएसटी आपने पे करा था उस जीएसटी का अब आपको बेनिफिट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इन गुड्स पे जो जीएसटी आपने पे करा था उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको एज अ असेट मान के यहाँ पे डेबिट किया था उसको खत्म करना पड़ेगा। तो असेट को कम करने के लिए असेट अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी पे करा तो वो क्रेडिट होगा, और आई जीएसटी पे करा तो आई जीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आएगी क्या बात? ऐसे गुड्स गिवन अवे एज अ फ्री सैंपल, आपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल बांट दिया, क्या एंट्री होगी? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज,
अगेन बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने परचेज करे थे उसको एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपके बिजनेस में आपके जो परचेजेस है वो कम हो रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ सेल। तो यानी इन गुड्स के ऊपर जो गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल बांट दिए, इसके ऊपर जो जीएसटी आपने पे करा है इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जब जीएसटी पे करा था तो उसको एसेट मान के डेबिट किया था, इस एसेट का अब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कम करना है। तो उसको कम करने के लिए इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी को करेंगे क्रेडिट, और अगर आई जीएसटी पे करा है तो आई जीएसटी अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। समझ में आई क्या बात? ऐसे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। क्या एंट्री होती है लॉस बाय फायर? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगेन बिजनेस रिलेटेड जो गुड्स परचेज करे थे वो कम हो गए, नॉट बिकॉज ऑफ सेल। तो यानी हम इन गुड्स के ऊपर भी आपको जीएसटी नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इनपुट सी जीएसटी एस जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा अगर ये पे करा है, और आईजीएसटी पे करा है तो आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है क्या? एक कंडीशन होती है जिसमें ये आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स होता है सेल्स रिटर्न के केस में, कि बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स हमने हमारे कस्टमर को बेचे थे वो गुड्स हमारे कस्टमर ने हमें वापस रिटर्न कर दिए, तो इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स ही नहीं हुई, सेल्स ही खत्म हो गई, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा है वो भी आप गवर्नमेंट को नहीं पे करोगे। तो एज अ लाइबिलिटी मानते हुए जो यहाँ पे क्रेडिट किया था इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अगर आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करा है सी जीएसटी और एस जीएसटी तो वो डेबिट होगा, क्योंकि इसको एज अ लाइबिलिटी मानते हुए क्रेडिट करा था। अभी गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिए, मतलब इसका जीएसटी भी अब आपको गवर्नमेंट को नहीं देना, लाइबिलिटी कम हो गई, डेबिट करेंगे। और अगर आईजीएसटी कलेक्ट करा है तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डेटर अकाउंट। बताओ समझ में आई गई ये एंट्रियाँ? कोई डाउट किसी भी एंट्री में? अब लास्ट और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो इनपुट जीएसटी आप पे कर रहे हो उसका क्रेडिट मिलता है ना आपको, तो ये क्रेडिट कैसे मिलेगा, इसका भी, इसके भी रूल्स हैं। ये क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा इसके भी रूल्स हैं, इसके लिए भी जीएसटी एक्ट में रूल दे रखा है। क्या रूल दे रखा है? जो आपका इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी होता है, क्या होता है, इनपुट सी जीएसटी होता है। इनपुट सीजीएसटी क्या है, गुड्स परचेज करते समय जो जीएसटी आपने पे करा है डेट इज कॉल्ड इनपुट सीजीएसटी। सपोज करो ये है आपका 12,000 रुपीज का, तो ये इनपुट सीजीएसटी आपने पे करा, तो इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। तो सबसे पहला आप इसका क्रेडिट किस में से ले सकते हो, सबसे पहले इसका क्रेडिट आप लोगे किस में से, आउटपुट सीजीएसटी में से। किस में से लोगे, आउटपुट सीजीएसटी। ये आउटपुट सीजीएसटी क्या है, ये वो जीएसटी है जो आपने कस्टमर से कलेक्ट करा है और गवर्नमेंट को देना है। तो आउटपुट सीजीएसटी आपके पास था सपोज करो 8,000 का, तो इस इनपुट सीजीएसटी है 12,000 का, तो 12,000 में से 8,000 की यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगी। तो 8,000 की क्रेडिट दे दी किसको, 8,000 की क्रेडिट दे दी आपने किसको, आउटपुट सीजीएसटी को। अभी भी इनपुट सीजीएसटी में 4,000 बच गए। तो अब इसका अब इसका बेनिफिट किसको देंगे, आउटपुट आईजीएसटी। इस 4,000 का बेनिफिट किसको मिलेगा, आउटपुट आईजीएसटी को मिलेगा। यानी इनपुट सीजीएसटी का जो सबसे पहला क्रेडिट है वो किसको दिया जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी को। उसके बाद भी अगर इनपुट सीजीएसटी में कोई बैलेंस बच जाता है तो उसका क्रेडिट आप किसको दोगे, आउटपुट आईजीएसटी को दोगे। किसको दोगे, आउटपुट आईजीएसटी को। बताओ समझ में आई गई ये बात? ऐसी आपका जो इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी है, ये भी सपोज करो वही 12,000 का है। इसका क्रेडिट सबसे पहले आप किसको दोगे, इसका क्रेडिट सबसे पहले आप आउटपुट एस जीएसटी को दोगे। किसको दोगे, एस जीएसटी को दोगे। तो आपका एस जीएसटी वही सपोज करो 8,000 का है, तो 12,000 में से 8,000 की क्रेडिट आपने किसको दे दी, 8,000 की क्रेडिट दे दी आउटपुट एस जीएसटी को। अभी भी यहाँ पे 4,000 का बैलेंस बच गया, तो ये क्रेडिट अब आप किसको दोगे, आउटपुट आईजीएसटी को। किसको दोगे, आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट दोगे।
ऐसे ही आपका जो इनपुट आई जीएसटी है, ये है सपोज करो कितना 15,000, इसका क्रेडिट सबसे पहले किसको मिलेगा, आउटपुट आई जीएसटी को। सपोज करो ये है 12,000, तो 15,000 का जो इनपुट आई जीएसटी है, इसका सबसे पहला क्रेडिट किसको दिया जाएगा, आउटपुट आई जीएसटी को दिया जाएगा। अभी भी इसके अंदर 3,000 का बैलेंस बच गया, तो इसका क्रेडिट अब आउटपुट सी जीएसटी या एस जीएसटी दोनों में से किसी को भी दे सकते हो। तो रूल ये कहता है कि इनपुट सी जीएसटी का क्रेडिट कभी भी आउटपुट एस जीएसटी को नहीं मिलेगा। इनपुट सी जीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट एस जीएसटी, और इनपुट एस जीएसटी का जो बेनिफिट है वो आउटपुट सी जीएसटी को नहीं मिलेगा। इनपुट एस जीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेंस्ट आउटपुट सी जीएसटी। बताओ ये बात समझ में आई क्या, समझ में आ गया? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जीएसटी का। इज इट क्लियर?